नमस्कार साथियों, मैं बबलू धाकड़ स्वागत करता हूं आप सभी का धरणीधर एग्रो क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। साथियों, आज हम चर्चा करने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है फॉरेस्ट्री के बारे में। हम आज चर्चा करने वाले हैं। ये जो फॉरेस्ट्री के अंदर जो हमारा लेक्चर है, ये हमारा लेक्चर नंबर 2 है। इससे पहले का जो सेशन था उसके अंदर हमने फॉरेस्ट्री का सिलेबस डिस्कस किया था। उस सिलेबस के अकॉर्डिंग हम आज लेक्चर नंबर 2 लेकर आए हैं, जिसके अंदर हम फॉरेस्ट्री से संबंधित इसकी डेफिनेशन क्या होती है, इसका इंपॉर्टेंस क्या है, और फॉरेस्ट्री से रिलेटेड या वानिकी से संबंधित कौन कौन से प्रमुख शब्दावली या टर्मिनोलॉजी है, उनके बारे में आज इस सेशन के अंदर हम चर्चा करेंगे। जो हमारा जो फॉरेस्ट्री जो टॉपिक है, ये फॉरेस्ट्री हॉर्टिकल्चर 112 के अंदर आता है। ये हमने कल जब हमने सिलेबस डिस्कस किया था उसके बारे में हमने देखा था। आज हम चर्चा करने वाले हैं वानिकी के बारे में। नॉर्मल इसकी डेफिनेशन क्या होती है, फॉरेस्ट्री टर्म कहाँ से आया था, और इसके प्रमुख शब्दावली कौन कौन सी है, वानिकी से संबंधित उन शब्दावली के बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं फॉरेस्ट्री या वानिकी। बात करें साथियों हम वानिकी की, तो वानिकी जो शब्द है या वानिकी जो टर्म है, ये जो फॉरेस्ट्री टर्म है, ये टर्म कहाँ से आया था, तो ये टर्म आया था लैटिन भाषा के शब्द। किस भाषा के शब्द से आया फॉरेस्ट्री, तो फॉरेस्ट्री टर्म में जो आया लैटिन भाषा के शब्द फॉरेस्ट से आया। किससे आया है, फॉरेस्ट या वन से आया। तो वन लाइनर के अंदर पूछा जाता है कि जो फॉरेस्ट्री जो टर्म है वो किस भाषा के शब्द से बना है, तो वो लैटिन भाषा के शब्द से बना, और लैटिन भाषा के किस शब्द से बना है, फॉरेस्ट से बना है। और फॉरेस्ट को हम किस नाम से जानते हैं, वन के नाम से जानते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं हम वानिकी की परिभाषा देखते हैं। वानिकी की परिभाषा यानी कि वानिकी कहते किसे हैं, तो वानिकी या वन कहते किसे हैं, तो वह क्षेत्र जहाँ पर पेड़ पौधे या वृक्षों की सघनता ज़्यादा हो या घनत्व ज़्यादा हो, उस स्थान को हम क्या नाम देते हैं, उस स्थान को हम वन या वानिकी नाम देते हैं। तो इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी, वह स्थान जहाँ पर वृक्षों की सघनता या घनत्व, या हम कह सकते हैं कि वह स्थान जहाँ पर जो वृक्ष होंगे, ट्री होंगे, उनकी क्या डेंसिटी क्या होती है, ज़्यादा होती है। वह स्थान जहाँ पर वृक्षों की सघनता या घनत्व ज़्यादा हो, उस स्थान को वन या फॉरेस्ट कहते हैं। उस स्थान को वन या फॉरेस्ट कहते हैं। ये डेफिनेशन हमको याद होनी चाहिए। तो वानिकी या वन कहते किसे है, तो वह स्थान जहाँ पर वृक्षों की सघनता या डेंसिटी ज़्यादा हो, उस स्थान को हम क्या नाम देते हैं, उस स्थान को हम वन कहते हैं। ठीक है ना, ये इसकी परिभाषा होती है। अब नेक्स्ट बात करते हैं, इसमें हम 2 शब्दों पर हमने गौर किया। एक तो इसमें क्या हमने देखा, वृक्षों की सघनता या वृक्षों का घनत्व। अब यह हो सकता है कई वन क्षेत्र ऐसे होते हैं जहाँ पर वन बड़ा होता है लेकिन वहाँ पर सघनता कम होती है, तो वहाँ पर जो बायोडाइवर्सिटी मिलने वाली होती है, जैव विविधता जो मिलती है, वो वहाँ पर कम होती है। तो हम बात करते हैं अब जो वृक्षों की सघनता जिस स्थान पर ज़्यादा होती है, वहाँ पर क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। तो जहाँ पर वृक्षों की सघनता ज़्यादा होगी वहाँ पर नंबर फर्स्ट बात करें तो वहाँ पर क्या होगी, जैव विविधता क्या होगी, ज़्यादा होगी, यानी कि वहाँ पर बायोडाइवर्सिटी सबसे ज़्यादा होगी। नंबर सेकंड की बात करें, नंबर सेकंड वहाँ पर क्या उप प्रजातियों की संख्या भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। उप प्रजातियों की संख्या भी क्या होगी, ज़्यादा होगी, क्योंकि जैव विविधता कहते किसे हैं, तो किसी स्थान पर उपस्थित प्रजातियों की उप प्रजातियों में पाई जाने वाली विभिन्नता या किसी स्थान पर पाई जाने वाली प्रजातियों में मिलने वाली विविधता को हम क्या कहते हैं, जैव विविधता के नाम से जानते हैं। तो जहाँ पर वृक्षों की सघनता होगी वहाँ पर क्या होगा, जैव विविधता यानी बायोडाइवर्सिटी सबसे ज़्यादा होगी, और वहाँ पर मिलने वाली जो प्रजातियाँ होगी उनकी उप प्रजातियों की संख्या भी वहाँ पर क्या होगी, सबसे ज़्यादा होगी। नंबर थर्ड की बात करें तो वहाँ पर जंगली प्रजाति, अब वो जंगली प्रजाति किसी की भी हो सकती है, तो जंगली प्रजातियों की संख्या भी वहाँ पर क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो वृक्षों की सघनता के अंदर हमको ये 3 चीज़ें मेजर रूप से पता होनी चाहिए कि अगर कहीं पे किसी स्थान पर वृक्षों की सघनता ज़्यादा है तो वहाँ पर क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। तो नंबर फर्स्ट वहाँ पर होगी बायोडाइवर्सिटी सबसे ज़्यादा होगी। बायोडाइवर्सिटी सबसे ज़्यादा है तो वहाँ का जो इकोसिस्टम है या इकोलॉजी है वहाँ की, वो सबसे ज़्यादा स्थायित होगी। ठीक है ना। उसके बाद में वहाँ पर जो प्रजातियाँ पाई जाती है, स्पीसीज पाई जाती है, उनकी सब स्पीसीज जो होगी उनकी संख्या भी वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा होगी, और जो जंगली प्रजातियाँ हैं, जंगली प्रजाति भी वहाँ पर बहुत ज़्यादा मात्रा में पाई जाएगी। तो ये इसकी डेफिनेशन होती है, और डेफिनेशन के अंदर से हमने जो सघनता है, उस सघनता के आधार पर हमने कुछ अन्य टर्म निकाले जो वहाँ पर अवेलेबल पाए जाते हैं या उपस्थित होते हैं। ये इसके बारे में हमको पता होना चाहिए। तो एक बार फटाफट से देख लेते हैं जो फॉरेस्ट्री जो टर्म है, वो फॉरेस्ट्री टर्म कहाँ से आया है, तो वो किस भाषा के शब्द से है, लैटिन भाषा के शब्द से है। वो लैटिन भाषा का शब्द कौन सा हो जाएगा, फॉरेस्ट हो जाएगा। ठीक है ना। उसके बाद में हमने इसकी डेफिनेशन देखी। डेफिनेशन के आधार पर जो वन होते हैं उनके अंदर कौन कौन सी चीज़ें पाई जाती हैं, तो वो हमने इन 3 चीज़ों के बारे में हमने देखा। कौन कौन सी बायोडाइवर्सिटी ऊपर जाती है, यानी सब स्पीसीज की वहाँ पर जो नंबर ऑफ सब स्पीसीज होंगी वो ज़्यादा होंगी, और एक वाइल्ड स्पीसीज भी वहाँ पर क्या होगी, ज़्यादा होगी। इसका फटाफट से स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। उसके बाद में हम कुछ फॉरेस्ट्री से जो संबंधित जो बेसिक चीज़ें हैं उनके बारे में देखते हैं।
तो फॉरेस्ट्री के संबंधित हम अगर बेसिक चीज़ों की बात करें, वानिकी से संबंधित बेसिक चीज़ों की बात करें, तो सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि भारत के अंदर वन विभाग यानी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अनुसार किस राज्य के अंदर सबसे ज़्यादा वनों का घनत्व ज़्यादा है और किस राज्य के अंदर वनों का जो क्षेत्रफल है वो ज़्यादा है। ये 2 से 3 प्रश्न ऐसे हैं जो थ्योरी के अंदर बनते हैं और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर प्रश्न पूछे जाते हैं। तो हम इस सेशन को दोनों तरफ से लेंगे, यानी कि हमारा थ्योरी भी कंप्लीट हो जाए और हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर जो प्रश्न बनते हैं वो भी इसके अंदर मेजर कवर हो जाए, ठीक है ना। तो हमारा पहला प्रश्न हो जाएगा इसके अंदर, पहला प्रश्न हो जाएगा हमारा कि भारत में किस राज्य के अंदर वृक्ष या वन घनत्व ज़्यादा है, वन घनत्व ज़्यादा है। एक दूसरा प्रश्न बनता है यहीं से कि भारत में किस राज्य के अंदर वृक्ष या वन का क्षेत्रफल ज़्यादा है। तो ये दोनों प्रश्न पूछे जाते हैं। एक के अंदर तो क्या पूछा जाता है कि एक के अंदर तो पूछा जाता है कि यानी कि डेंसिटी किसके अंदर ज़्यादा है, और एक पूछा जाता है कि एरिया किसके अंदर ज़्यादा है। तो हम बात करें डेंसिटी यानी घनत्व की बात करें तो जो हमारा आंध्र प्रदेश जो राज्य है, एपी या आंध्र प्रदेश जो राज्य हैं वहाँ पर सबसे अधिक वन घनत्व पाए जाते हैं। ये लेटेस्ट अभी जो फॉरेस्ट रिपोर्ट आई थी उसके अंदर ये डेटा मेंशन किया गया है कि भारत के अंदर आंध्र प्रदेश राज्य के अंदर सबसे ज़्यादा वन घनत्व पाया जाता है। और बात करें भारत में वृक्षों का या वन का क्षेत्रफल सबसे ज़्यादा किस राज्य के अंदर है, तो उस राज्य का नाम हो जाएगा मध्य प्रदेश या एमपी। क्या हो जाएगा? मध्य प्रदेश। तो ये दोनों प्रश्न हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर इनमें से सीधा प्रश्न पूछा जाता है कि किस राज्य के अंदर सबसे ज़्यादा वन क्षेत्रफल ज़्यादा है और किस राज्य के अंदर वनों का घनत्व ज़्यादा है, ये इसके बारे में पता होना चाहिए। नेक्स्ट हम बात करें वन रिपोर्ट के अनुसार या जो फॉरेस्ट पॉलिसी आई थी 1952 और 1985 के अंदर, उसके अनुसार 1952 के अंदर ये बताया गया था कि भारत का कुल क्षेत्रफल का लगभग कितने प्रतिशत पर 33% या 33% क्षेत्रफल पर वन होने चाहिए। कितने प्रतिशत क्षेत्रफल वन होने चाहिए भारत के अंदर, तो 33% एरिया के अंदर वन होने चाहिए। लेकिन वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में भारत के अंदर जो वनों का जो टोटल क्षेत्रफल है वो लगभग 24.5% या कहीं कहीं इसको 21.5% भी लिखा जाता है। जो एग्जैक्ट डाटा है वो फॉरेस्ट रिपोर्ट के अनुसार देखकर हम उसको मेंशन कर देंगे, लेकिन दो डाटा मिलते हैं। वर्तमान में भारत के अंदर जो वनों का क्षेत्रफल है वो कितना है, तो कहीं जगह तो 24.5 लिखा होता है और कहीं जगह 21.5 लिखा होता है। तो अब ऑप्शन के अनुसार जो ऑप्शन एग्जाम के अंदर लिखा होगा उसको हम प्रीफर करेंगे, ठीक है ना। तो ये इसकी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है या तथ्यात्मक जानकारी जो हमें वानिकी या फॉरेस्ट्री से संबंधित हमको पता होना चाहिए। उसके बाद हम कुछ शब्दावली देखते हैं कि फॉरेस्ट्री से संबंधित कौन कौन सी शब्दावली आती है। फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और साथ साथ में आप नोट्स भी बनाते चलना ताकि हम एग्जाम के अंदर हमारा जो क्वेश्चन आएगा उसको हम सही तरीके से कर सकें। उसके बाद हम देखते हैं फॉरेस्ट्री से संबंधित कुछ प्रमुख शब्दावली। तो फॉरेस्ट्री से संबंधित प्रमुख शब्दावली कौन कौन सी है तो उनके बारे में देखते हैं। तो उन शब्दावली को देखने से पहले हमें उनके नाम पता होना चाहिए। तो साथियों हम चर्चा कर रहे थे प्रमुख वानिकी से संबंधित प्रमुख शब्दावली के बारे में हम चर्चा कर रहे थे। तो उन शब्दावली को देखने से पहले हम ये देखते हैं कि वानिकी या फॉरेस्ट्री के अंदर जो शब्दावली आती है उनके नाम हमको पता होना चाहिए। अगर नाम हमें पता होगा तो उसके बाद में उनका अर्थ क्या होता है वानिकी के अंदर वो हम देखने का प्रयास करेंगे। तो हम जो वानिकी की जो प्रमुख शब्दावली है इनको हम दो अलग अलग स्लाइड पर देखने का प्रयास करेंगे, जिसके अंदर सबसे पहले हम फर्स्ट स्लाइड के अंदर हम देखेंगे 8 प्रमुख शब्दावली के बारे में देखेंगे। इसके बाद में जो शेष बची हुई प्रमुख शब्दावली है उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम फॉरेस्ट्री के अंदर देखते हैं प्रमुख शब्दावली। तो हम सबसे पहले देखते हैं हमारी शब्दावली के अंदर कौन कौन से शब्द आते हैं, उनके हम सबसे पहले नाम देखने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले हमारे शब्दावली के अंदर आता है नंबर फर्स्ट आता है डेंड्रोलॉजी। क्या होता है इन सभी के बारे में हम एक एक करके देखेंगे, लेकिन सबसे पहले हमको नाम पता होना चाहिए। तो अगर हमें नाम याद हो गए तो उसके बाद हम इन्हें आसानी से इनका अर्थ क्या होता है वो समझ लेंगे, ठीक है ना। तो डेंड्रोलॉजी आता है, डेंड्रोलॉजी को क्या कहता है साइलोलॉजी के नाम से जाना जाता है। तो डेंड्रोलॉजी के या फिर इसके दो नाम होते हैं, एक तो होता है डेंड्रोलॉजी और साइलोलॉजी। क्या होता है ये हम आगे देखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट आता है बेसल एरिया, उसके बाद आता है ब्रेस्ट हाइट और उसके बाद बोल या बोले, ठोकर, कोपिस, कार्ड और टोपर, ठीक है ना। ये प्रमुख इसकी शब्दावली आती है। किससे संबंधित है? फॉरेस्ट्री वानिकी से संबंधित शब्दावली कौन कौन सी? डेंड्रोलॉजी क्या होता है, बेसल एरिया, ब्रेस्ट हाइट, बोले, ठोकर, कोपिस, कार्ड और टोपर। ये फॉरेस्ट्री के अंदर जो शब्दावली आती है इनसे सीधा प्रश्न न्यू टाइप के अंदर या फिर हमारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के अंदर कॉम्पिटिटिव में पूछा जाता है कि इसकी डेफिनेशन दे दी जाती है या फिर
निम्न ये नाम दे दिए जाते हैं और इनका अर्थ क्या होता है वो प्रश्न पूछ सकते हैं। तो किसी भी प्रकार से प्रश्न पूछा जा सकता है, तो हम दोनों प्रकार के जो प्रश्न बनते हैं उन पर भी चर्चा करेंगे और इनका अर्थ समझते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं डेंड्रोलॉजी या साइलोलॉजी क्या होता है। डेंड्रोलॉजी या साइलोलॉजी, तो डेंड्रोलॉजी क्या होता है, तो डेंड्रोलॉजी का जो अर्थ होता है वो क्या होता है, तो वृक्षों का अध्ययन, वृक्षों का अध्ययन जिस शाखा में किया जाता है उस शाखा को हम क्या नाम देते हैं, डेंड्रोलॉजी। यानी डेंड्रोलॉजी या साइलोलॉजी क्या होती है, तो विज्ञान की वह शाखा जिसके अंदर वृक्षों का अध्ययन किया जाता है या ट्री का अध्ययन किया जाता है, उसे क्या नाम दिया जाता है, डेंड्रोलॉजी नाम दिया जाता है। डेंड्रोलॉजी आपके नया शब्द होगा। इसी प्रकार जैसे हम बायोलॉजी के अंदर भी किसका करते हैं, बायोलॉजी के अंदर हम जीवों का अध्ययन करते हैं, बॉटनी के अंदर हम वनस्पतियों का अध्ययन करते हैं, तो उसी प्रकार एक शब्द है डेंड्रोलॉजी या साइलोलॉजी जिसके अंदर किसका अध्ययन किया जाता है, वृक्षों का अध्ययन किया जाता है। और ये कई बार एग्जाम के अंदर प्रश्न पूछा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करें बेसल एरिया या बेसल एरिया, या इंग्लिश वर्ड हो जाएगा। अगर हिंदी की बात करें तो बेसल एरिया, बेसल अपने आप में एक हिंदी शब्द और एरिया का अर्थ हो जाएगा क्षेत्र, यानी कि बेसल क्षेत्र क्या होता है। तो बेसल क्षेत्र की बात करें हम, तो बेसल क्षेत्र क्या होता है, तो बेसल क्षेत्र हो जाएगा जमीन से लेकर 4.5 फीट तक का वृक्ष का एरिया। यानी कि बेसल एरिया क्या हो जाएगी, तो वृक्ष की भूमि से 4.5 फीट की ऊंचाई या तने को क्या कहते हैं, बेसल एरिया कहते हैं। तो बेसल एरिया क्या होता है, तो वृक्ष की भूमि से 4.5 फीट की ऊंचाई या तने की जो ऊंचाई होती है 4.5 फीट तक की, उस एरिया को हम क्या कहते हैं, बेसल एरिया के नाम से जाना जाता है। ठीक है ना, ये भी डेफिनेशन काफी इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में हमको पता होना चाहिए। और ब्रेस्ट हाइट की बात करें, ब्रेस्ट हाइट क्या होता है, तो ब्रेस्ट हाइट की बात करें तो वृक्ष की भूमि से लेकर 135 मीटर तक की ऊंचाई को क्या कहते हैं, ब्रेस्ट हाइट कहते हैं। तो बेसल एरिया क्या होता है, तो बेसल एरिया हो जाएगा भूमि की सतह से 4.5 फीट तक की जो तने की ऊंचाई होती है उस एरिया को क्या कहते हैं, हम बेसल एरिया कहते हैं। और ब्रेस्ट हाइट क्या होती है, तो भूमि सतह से लेकर वृक्ष की 135 मीटर तक की जो ऊंचाई होती है उस ऊंचाई को क्या नाम दिया जाता है, उस ऊंचाई को ब्रेस्ट हाइट नाम दिया जाता है। क्या नाम दिया जाता है, ब्रेस्ट हाइट नाम दिया जाता है। ऊंचाई को क्या नाम दिया जाता है, ब्रेस्ट हाइट नाम दिया जाता है। अब बोले की बात करें, बोले क्या होता है, इसको कहीं कहीं जगह बोल या बोले भी लिखा जाता है। तो बोले क्या होता है, तो वृक्ष का मुख्य तना क्या कहलाता है, बोल कहलाता है। यानी कि वृक्ष का जो मुख्य तना होता है ये हमारा वृक्ष हो जाएगा। ठीक है ना, ये हमारा वृक्ष हो गया। अब इसमें बात करें, इसमें बोले क्या होगा, इन सब की बात करें तो वृक्ष का मुख्य तना क्या हो जाएगा, ये वृक्ष का मुख्य तना हो गया। तो इस मुख्य तने को क्या कहा जाता है, बोले कहा जाता है। और ब्रेस्ट हाइट क्या होती है, तो वृक्ष की यानी कि यहाँ से लेकर ये इसकी जमीन सतह हो गई और यहाँ से लेकर इसकी ये जो मोटाई है, वृक्ष की यहाँ से लेकर यहाँ तक की ऊंचाई या वृक्ष की यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो मोटाई है उस मोटाई को क्या नाम दिया जाता है, ब्रेस्ट हाइट नाम दिया जाता है। और नेक्स्ट बात करें बेसल एरिया क्या होता है, तो बेसल एरिया हो जाएगा ये इसकी भूमि की सतह हो गई, भूमि की सतह से लेकर लगभग कितना 4.5 फीट तक की जो ऊंचाई होती है वृक्ष की, उस ऊंचाई को क्या नाम दिया जाता है, उस ऊंचाई को नाम दिया जाता है बेसल एरिया नाम दिया जाता है। क्या नाम दिया जाता है, बेसल एरिया नाम दिया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट बात कर रहे हैं ठोकर की बात करें तो ठोकर क्या होता है, तो जब ये वृक्ष जंगल के अंदर कोई भी वृक्ष पड़ा रहता है या वृक्ष जो होता है उसके ऊपर क्या लग जाता है, उसके ऊपर कीट या रोगों का आक्रमण हो जाता है। और कीट व रोगों के आक्रमण होने के बाद में वो पेड़ वहाँ से मृत हो जाता है या फिर उसको रोगग्रस्त हो जाने के बाद में उसको वहाँ से हटा दिया जाता है। और हटाने के बाद में जो सूखी लकड़ी या जो लट्ठा बच जाता है उस सूखी लकड़ी को जब हम जलाने के काम में लेते हैं तो उस सूखे हुए लकड़ी के लट्ठे को क्या नाम दिया जाता है, ठोकर नाम दिया जाता है। तो इसमें ठोकर की डेफिनेशन क्या हो जाएगी, तो कीट या रोगग्रस्त वृक्ष को इसकी डेफिनेशन हो जाएगी कीट या रोगग्रस्त वृक्ष को वन से हटाने के बाद बचा हुआ सूखा लट्ठा को जब जलाने के काम में लिया जाता है, जब जलाने के काम में लिया जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं, ठोकर के नाम से जानते हैं। तो ठोकर क्या होता है, कीट या रोगग्रस्त वृक्ष को वन से हटाने के बाद में जब वह सूख जाता है तो सूखने के बाद में वो लट्ठा बन जाता है, यानी कि सूखा हुआ एक लकड़ी का लट्ठा बन जाता है। और जब उसे हम जलाने के काम में लेते हैं तो उसको हम क्या नाम देते हैं, ठोकर के नाम से जानते हैं। उसे हम क्या नाम देते हैं, ठोकर के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं कोपिस क्या होता है। तो कोपिस की बात करें तो ये मान लीजिए हमारा एक वृक्ष है,
ये क्या होगा, एक हमारा वृक्ष हो गया। अब इस वृक्ष को हम क्या करते हैं, भूमि की जो सतह होती है, भूमि की ऊपरी सतह से लगभग 1 फीट ऊपर से इसको क्या कर देते हैं, हम काट देते हैं। जो ये हमारा वृक्ष है, इस वृक्ष को हम क्या करेंगे, भूमि की 1 फीट ऊपर से इसको यहाँ से काट देते हैं। काटने के बाद में इसके आसपास से क्या निकलता है, इसके आसपास से कई सारे ऐसे कल्ले निकलते हैं। जब इसको हम भूमि की सतह से काट देते हैं 1 फीट ऊपर से, तब उसके बाद में वहाँ से कटे हुए भाग से के पास में से कई सारी कल्ले निकलती है, या फिर हम कह सकते हैं कई विभिन्न शाखाएं निकलती है, और इन शाखाओं से एक नए वृक्ष का निर्माण होता है। इन शाखाओं से क्या होता है, एक नए वृक्ष का निर्माण होता है। एक नए वृक्ष का निर्माण होता है। उस क्रिया को क्या नाम दिया जाता है, कोपिश नाम दिया जाता है। उस क्रिया को क्या नाम दिया जाता है, कोपिश नाम दिया जाता है। तो इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी, तो इसकी परिभाषा हो जाएगी वृक्ष को भूमि सतह से काटने के बाद निकली शाखा से, वृक्ष को भूमि सतह से काटने के बाद निकली शाखा से नए वृक्ष का निर्माण होना क्या कहलाता है, कोपिश कहलाता है। और एक काफ़ी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, एग्जाम के अंदर पूछा जाता है कि कोपिश क्या होता है। तो जब हम वृक्ष को क्या करते हैं, काट देते हैं। मान लीजिए ये हमारा वृक्ष हो गया। अब हम क्या करेंगे, जो ये ब्लैक ब्लैक दिखाई दे रहा है, इस ब्लैक ब्लैक लाइन से हम इसको काट देते हैं, और यहाँ से जब टिलरिंग निकलती है, उससे एक नया वृक्ष का निर्माण होता है। उसे हम क्या नाम देते हैं, कोपिश नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं, कोपिश नाम देते हैं। इस प्रकार हमारी ये 6 जो टर्मिनोलॉजी वो कंप्लीट होती है। इसके बाद में जो 2 और प्रमुख टर्मिनोलॉजी जो थी, उनके बाद में हम देखने का प्रयास करते हैं, ठीक है ना। तो एक बार फटाफट से हम इसका रिवीजन कर लेते हैं। डेंड्रोलॉजी क्या होता है, तो वृक्षों का अध्ययन क्या करना, क्या कहलाता है, डेंड्रोलॉजी कहलाता है। उसके बाद हमने देखा बेसल एरिया क्या होता है, तो भूमि की सतह से 4.5 फीट तक की जो ऊंचाई होती है वृक्ष तने की या वृक्ष की, उससे हम बेसल एरिया कहते हैं। ब्रेस्ट हाइट क्या होती है, तो भूमि सतह से लेकर 135 फीट तक की जो तने की या वृक्ष की जो मोटाई होती है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम ब्रेस्ट हाइट के नाम से जानते हैं। बोले क्या होता है, तो बोले जो वृक्ष का जो मुख्य तना होता है उसे बोले नाम देते हैं। ठोकर क्या होता है, तो जब वन के अंदर कोई वृक्ष कीट या रोगग्रस्त हो जाता है, तो उसे वहां से हटाने के बाद में जब उसे हम जलाने के लिए काम में लेते हैं, तो उसे हम ठोकर के नाम से जानते हैं। कोपिश क्या होता है, तो जब वृक्ष को हम भूमि की सतह से 1 फीट ऊपर काट देते हैं और उससे जो नई शाखाएं निकलती हैं, उससे एक नए वृक्ष का निर्माण होता है। उस वृक्ष को हम क्या नाम देते हैं, उस क्रिया को हम कोपिश नाम देते हैं। और ये एक हमारे जब हम फॉरेस्ट्री के अंदर फॉरेस्ट रीजनरेशन पढ़ेंगे, यानी कि वन का पुनर्जनन पढ़ेंगे, तब उसके अंदर नेचुरल फॉरेस्ट रीजनरेशन आएगा, उसके अंदर हम कोपिश भी पढ़ेंगे। तो कोपिश हमारे किसका उदाहरण हो जाएगा, नेचुरल फॉरेस्ट रीजनरेशन का उदाहरण हो जाएगा। इसके बारे में हमको पता होना चाहिए। फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। जो प्रमुख और शब्दावली बची हुई है उनके ऊपर हम देखने का प्रयास करते हैं। अब हम इसके बाद में देखते हैं जो और प्रमुख जो शब्दावली बची हुई है उनके बारे में देखते हैं। उन शब्दावलियों को भी हम इसी प्रकार एक एक करके देखते हैं, ताकि हमें उसके अंदर कोई कन्फ्यूजन नहीं रहे और हमें वो शब्दावली भी आसानी से हमें याद हो जाए। तो उनके बारे में हम देखते हैं। तो जो वो शब्दावली है, प्रमुख शब्दावली, तो साथियों हम चर्चा कर रहे थे, प्रमुख शब्दावली के बारे में देख रहे थे। इससे पहले हमने 6 शब्दावली के बारे में देखा था। उसके बाद हम नेक्स्ट चर्चा करते हैं इन प्रमुख शब्दावलियों के बारे में। तो इन शब्दावलियों के भी हम पहले की तरह हम सबसे पहले नाम देखते हैं कि ये शब्दावली कौन कौन सी है। तो सबसे पहले हम इसमें देखेंगे क्राउन। क्राउन क्या होता है, इसका अर्थ क्या होता है, और इसके आधार पर जो वृक्षों का वर्गीकरण किया जाता है वो हम देखेंगे, ठीक है ना। उनके केवल नाम देखेंगे। उसके बाद अब देखेंगे हम कैनोपी क्या होता है, पोलार्डी क्या होता है, सल्वेज कट क्या होता है, स्टैंड क्या होता है और कार्ड क्या होता है। इन 6 शब्दावली के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं क्राउन क्या होता है। तो क्राउन की बात करें तो क्राउन का जो सीधा सा अर्थ होता है वो क्या होता है, तो क्राउन का अर्थ होता है, ये मान लीजिए हमारा वृक्ष हो गया, ये मान लीजिए हमारा क्या हो गया, वृक्ष हो गया, ठीक है ना। ये हमारा एक वृक्ष हो गया। अब इस वृक्ष का जो ये मुख्य तना था, इस मुख्य वृक्ष का इस मुख्य तने को हमने क्या नाम दिया था, बोले नाम दिया था। और उसके बाद में जो ऊपर का जो शेष वायव्य भाग बचा हुआ होता है, यानी कि मुख्य तने के ऊपर का जो भी भाग होता है जिसके अंदर पत्तियां आती हैं, कलियां आती हैं, फल आते हैं, फूल आते हैं, उस यानी कि मुख्य तने के जो ऊपर का जो पौधे का भाग होता है, इस मुख्य तने के ऊपर के भाग को क्या नाम दिया जाता है, क्राउन नाम दिया जाता है। क्या नाम दिया जाता है, क्राउन नाम दिया जाता है। तो इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी क्राउन की, तो क्राउन की परिभाषा हो जाएगी या डेफिनेशन हो जाएगी, मुख्य तने के ऊपर का भाग क्या कहलाता है, हमारे क्राउन कहलाता है। किसके मुख्य तने के ऊपर का भाग, वृक्ष के मुख्य तने के ऊपर का भाग क्या कहलाता है, क्राउन कहलाता है। और आप साथ में इस डायग्राम को भी बना लेना, ये हो जाएगा हमारा मेन स्टेम, जिसे हमने बोले नाम दिया था। इन 5 टर्मिनोलॉजी को हम एक डायग्राम से भी समझेंगे लास्ट के अंदर, लेकिन पहला आप अगर हम एक साथ में शब्दावली को देख रहे हैं तो उनका अर्थ क्या होता है, तो आप साथ साथ में से डायग्राम भी बनाते चलना। तो मुख्य तने के ऊपर का जो भाग होता है उसे हम क्या नाम देते हैं, क्राउन नाम देते हैं।
अब इस क्राउन के आधार पर जो एक क्राउन होता है ये कई प्रकार का हो सकता है, यानी कि अल्टीमेटली जो इस वृक्ष के अंदर हमको क्राउन दिखाई दे रहा है, तो क्राउन के अंदर जो संरचना दिखाई दे रही है क्राउन की, वो किस प्रकार से दिखाई दे रही है, हमको इस प्रकार से गोलाकार दिखाई दे रही है। यानी कि हम कह सकते हैं ये जो दिखाई दे रही है किस प्रकार की संरचना है, गोलाकार संरचना हमको दिखाई दे रही है। तो क्राउन के आधार पर वृक्ष कई प्रकार के होते हैं। जैसे हम बात करें, एक तो हो जाएगा हमारे सिलेंडर टाइप के वृक्ष हो जाएंगे, जिसके अंदर जो क्राउन होगा वो किस प्रकार का होगा, तो वो एक सिलेंडर के नुमा होगा, इस प्रकार से होगा। एक बात कर सकते हैं हम, ये हो जाएगा एक कोनिकल के टाइप का हो जाएगा, यानी कि शंक्वाकार क्राउन हो जाएगा। एक हमारे बेलनाकार क्राउन हो जाएगा। तो इस प्रकार से क्राउन के कई प्रकार होते हैं। जब हम क्राउन का टॉपिक विस्तार से पढ़ेंगे तब इसके अंदर हम इसका वर्गीकरण भी देखेंगे। फिलहाल हम अपने टॉपिक की ओर लौटते हैं। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं कैनोपी। कैनोपी की बात करें तो कैनोपी क्या होता है, तो कैनोपी क्या होता है, तो हम कह सकते हैं क्या, जब हम कैनोपी की बात करें तो कैनोपी क्या होता है, तो जब किसी वन को ऊपर से देखा जाता है, जब मान लीजिए ये हमारा वन हो गया, ये जो एक पूरा क्षेत्र है, इससे मान लीजिए ये हमारा वन हो गया, फॉरेस्ट हो गया। अब इसके अंदर कई सारे ट्री होंगे या वृक्ष होंगे। तो मान लीजिए ये एक हमारा वृक्ष हो गया, ये एक अलग वृक्ष हो गया हमारा, ये एक अलग वृक्ष हो गया हमारा, ये एक अलग वृक्ष हो गया, ये हमारा एक अलग वृक्ष हो गया, ठीक है ना। ये इस प्रकार से हमारे अलग अलग कई प्रकार के वृक्ष हो गए। तो कैनोपी क्या होता है, तो जब हम वृक्ष को ऊपर से देखते हैं, यानी कि एक बहुत बड़े क्षेत्र को हम या तो फिर सैटेलाइट से या फिर हम उसको कैमरे के माध्यम से या ड्रोन के माध्यम से जब किसी बड़े भूभाग के ऊपर जो वन होता है उसको देखते हैं, तो उसके अंदर हमको जो क्राउन की एक परत दिखाई देती है, उस परत को हम क्या नाम देते हैं, उस परत को हम कैनोपी नाम देते हैं। तो इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी, तो जब वन को ऊपर से देखा जाता है, जब वन को ऊपर से देखा जाता है तो उसमें क्राउन की लेयर्स दिखाई देती हैं, लेयर्स दिखाई देती हैं, उसे हम कैनोपी कहते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, कैनोपी कहते हैं। तो इसमें आप क्राउन की लेयर्स आ गई, यानी कि जब भी हम फॉरेस्ट को ऊपर से देखते हैं तब उसके अंदर हमें कोई वृक्ष तो बड़ा दिखाई देगा, कोई वृक्ष छोटा दिखाई देगा, कोई वृक्ष छोटा दिखाई देगा, कोई वृक्ष हमें मध्य के अंदर दिखाई देगा, और उसके जो क्राउन होगा उसकी संरचना भी अलग अलग प्रकार की हो सकता है हमें जो वन दिखाई दे रहा है वो बेलनाकार, उसके अंदर जो वन पौधे लगे हुए हैं या वृक्ष लगे हुए हैं उनकी जो क्राउन की जो संरचना है वो बेलनाकार हो सकती है, शंक्वाकार हो सकती है, या फिर तलवार के जैसी हो सकती है पत्तियां। तो उसके आधार पर उसकी हमें कई सारी लेयर्स दिखाई देती हैं, तो उसे हम क्या नाम देते हैं, कैनोपी नाम देते हैं। यानी कि क्राउन की कई एक बड़ी लेयर दिखाई देती है, परत दिखाई देती है, उसे हम कैनोपी नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं, कैनोपी नाम देते हैं, ठीक है ना। अगर आप ये डायग्राम भी बनाना चाहो तो भी बना लेना। तो दो परिभाषा इंपॉर्टेंट है, कौन कौन सी। नंबर फर्स्ट, क्राउन क्या होता है, तो मुख्य तने के ऊपर का भाग हमारे क्राउन कहलाता है। और कैनोपी क्या होता है, तो क्राउन जब वन को ऊपर से देखा जाता है, फॉरेस्ट को ऊपर से देखा जाता है, तो क्राउन की एक परत दिखाई देती है, उस परत को ही क्या नाम दिया जाता है, हमारे कैनोपी नाम दिया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट आता है पोलार्डिंग। पोलार्डिंग की बात करें तो पोलार्डिंग अल्टीमेटली क्या होता है, तो पोलार्डिंग एक हमारे नेचुरल फॉरेस्ट रीजनरेशन का मेथड होता है। जो पोलार्डिंग जो होता है ये कॉपिस के समान ही होता है, कॉपिस में और पोलार्डिंग में केवल माइनर चेंजेस होता है। पोलार्डिंग में हम क्या करते हैं, तो जब हम वृक्ष को काटते हैं तो वृक्ष को जमीन की सतह से 8 से 9 फीट की ऊंचाई से काटते हैं। ये मान लीजिए हमारा एक वृक्ष हो गया, ये हमारा एक वृक्ष हो गया, और हम क्या करेंगे, यदि हम पोलार्डिंग की बात करें तो पोलार्डिंग में हम क्या करेंगे, वृक्ष को मुख्य तने से, जो वृक्ष जो होता है उसके मुख्य तने को कहाँ से काटते हैं, 8 से 9 फीट ऊपर से काटते हैं, ऊपर से काटते हैं। और जब इसको 8 से 9 फीट ऊपर से काटा जाता है तब यहाँ से कई सारी कलियाँ निकलती है और इससे नए वृक्ष का निर्माण होता है। तो इस क्रिया को पोलार्डिंग नाम देते हैं। और कॉपिस के अंदर हम क्या करते हैं, कॉपिस के अंदर हम जो वृक्ष होता है वृक्ष को भूमि सतह से 1 फीट ऊपर से काटते हैं, तो उसे हम कॉपिस नाम देते हैं। और जब वृक्ष को 8 से 9 फीट ऊंचाई से काटा जाता है तब उसे नई कलियां निकलती है, उससे एक नए वृक्ष का निर्माण होता है, तब उसे हम क्या नाम देते हैं, पोलार्डिंग नाम देते हैं। अब इन दोनों का इंपॉर्टेंस क्या है, यानी कि पोलार्डिंग ज़्यादा हमारे लिए लाभदायक है या कॉपिस लाभदायक होता है। तो पोलार्डिंग हमारे लिए सबसे ज़्यादा लाभदायक होगी, क्योंकि अगर हम वृक्ष को भूमि की सतह से या 1 फीट ऊपर से काटते हैं तो जंगल के अंदर जो जीव जंतु होते हैं या जो जानवर होते हैं वो जो नई नई कलियाँ निकलती हैं उनको नुकसान पहुंचा सकते हैं, जिससे वृक्ष की बढ़वार नहीं होगी। लेकिन जब हम पोलार्डिंग के अंदर इसको 8 से 9 फीट ऊंचाई से काटते हैं वृक्ष को, तो जो जंगली जानवर जो होते हैं या जानवर जो होते हैं वो 8 से 9 फीट ऊपर तक नहीं पहुँच पाते, और जो नई कलियाँ होती हैं उनको कोई नुकसान नहीं होता, और वृक्ष की संख्या हो या वृक्ष की जो वृद्धि होती है वो तीव्र गति से होती है। इन दोनों में माइनर डिफरेंस ये होता है। अब इसकी हम परिभाषा देख लेते हैं। अब इसकी परिभाषा की बात करें तो परिभाषा हो जाएगी, जब वृक्ष को 8 से 9 फीट ऊपर से काटते हैं
तो जब वृक्ष को ऊपर 8 से 9 फीट ऊपर से काटते हैं तो कई सारी कलियां निकलती हैं, कई सारी कलियां निकलती हैं और उनसे नए वृक्ष का निर्माण होता है। नए वृक्ष का निर्माण होता है। इस क्रिया को हम क्या नाम देते हैं? इस क्रिया को हम पोलार्डिंग नाम देते हैं, ठीक है ना। तो पोलार्डिंग क्या होता है समझ में आ गया हो गया आपके, और कैनोपी और क्राउन क्या होता है ये भी आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं हम सल्वेज कट क्या होता है। सल्वेज कट की बात करें तो सल्वेज कट का सीधा सा अर्थ यह समझ लीजिए कि जब वन के अंदर किसी भी वृक्ष को, अगर कोई भी वृक्ष कीट या रोगग्रस्त हो जाता है तो उसको वहां से हटाने की जो क्रिया होती है उसे हम क्या कहते हैं? सल्वेज कट के नाम से जानते हैं। और जब इस सल्वेज कट की सहायता से हम उस रोगग्रस्त या कीटग्रस्त जो हमारा पौधा होता है या वृक्ष होता है उसको हटा देते हैं, उसके हटाने के बाद में जो सूखी लकड़ी बच जाती है उस लकड़ी को जलाते हैं, जलाने के उद्देश्य से हम उसको लेते हैं तो उसे हम ठोकर के नाम से जानते हैं। तो अल्टीमेटली जो उसे हटाने की जो क्रिया होती है रोगग्रस्त और कीटग्रस्त वृक्ष को, उस क्रिया को क्या नाम दिया जाता है? उस क्रिया को हम सल्वेज कट या सल्वेज कटिंग के नाम से जानते हैं। तो इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। सल्वेज कट क्या होता है? तो कीट या रोगग्रस्त वृक्ष को वन से हटाना क्या कहलाता है? हमारे सल्वेज कट कहलाता है। अब इसका उद्देश्य क्या हो सकता है सल्वेज कट का? तो इसका मेन उद्देश्य ये होता है कि उसके आसपास जो नए वृक्ष हैं उनमें ये रोग और कीट नहीं लगे और जंगल है या जो वन है उसको कोई नुकसान नहीं हो। इस कारण से हम सल्वेज कट की सहायता से जो रोगग्रस्त जो वन होते हैं या वन के अंदर जो वृक्ष होते हैं उनको वहां से हटाते हैं, उसे हम सल्वेज कट के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट बात करें स्टैंड क्या होता है। तो स्टैंड की बात करें तो स्टैंड क्या हो जाएगा? तो एक जैसे वृक्षों के समूह को क्या कहते हैं? हम स्टैंड कहते हैं, यानी कि एक जैसे वृक्ष का समूह, एक जैसे वृक्षों का समूह क्या कहलाता है? हमारा स्टैंड कहलाता है। स्टैंड कहलाता है एक जैसे वृक्षों का समूह, यानी कि एक जैसे वृक्षों का समूह कैसा हो जाएगा? जैसे हम बात करें कई सारे ऐसे अभ्यारण्य होता है जिनमें केवल वृक्ष विशेष पाए जाते हैं। जैसे हम बात करें सीता माता अभ्यारण्य की बात करें तो वहां पर केवल जो सागवान के जो वृक्ष हैं वो सबसे ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं, तो उसे हम एक स्टैंड के नाम से जानेंगे वानिकी के अंदर। यानी जो सीता माता अभ्यारण्य जो प्रतापगढ़ और चित्तौड़ के अंदर आता है उस अभ्यारण्य में विशेष जो वृक्ष पाए जाते हैं, और भी कई सारे वृक्ष पाए जाते हैं, लेकिन जो ज्यादातर जो वृक्ष पाए जाते हैं उन वृक्षों में एक वृक्ष का नाम कॉमन आता है और उस वृक्ष का नाम हो जाएगा सागवान। अब जो सागवान का जो वृक्ष होगा वो हमारे लिए क्या हो जाएगा? वो एक स्टैंड हो जाएगा जो एक जैसे वृक्षों का समूह होता है। और ऐसे कई सारे बाग होते हैं जहाँ पर एक जैसे वृक्ष पाए जाते हैं। जैसे जंगल की बात करें तो वनों के अंदर आम के कई सारे वृक्ष पाए जाते हैं तो वो एक समूह अलग हो गया। खेजड़ी के अलग समूह पाए जाते हैं वृक्षों का, तो वो एक समूह अलग हो गया। तो ऐसे समूह को हम क्या नाम देते हैं? स्टैंड नाम देते हैं। अगर आप इसका उदाहरण लिखना चाहो तो उदाहरण के रूप में आप लिख लेना सीता माता अभ्यारण्य, जिसके अंदर सागवान वृक्ष के पौधे पाए जाते हैं या सागवान जो वृक्ष है उसके वहाँ पर हमें पेड़ दिखाई देते हैं जो एक वृक्षों का एक समूह हो जाएगा, तो उसे हम स्टैंड नाम देते हैं, ठीक है ना। ये इसका उदाहरण हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं हम कार्ड। कार्ड क्या होता है? तो 128 घन फीट लकड़ी का गोल बॉक्स क्या कहलाता है? कार्ड कहलाता है। तो इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी? तो इसकी डेफिनेशन हो जाएगी 128 घन फीट लकड़ी का गोल बॉक्स, 128 घन फीट लकड़ी का बॉक्स, गोल बॉक्स क्या कहलाता है? कार्ड कहलाता है, ठीक है ना। तो ये हमारे जो प्रमुख शब्दावली थी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इनके बारे में हमने एक एक करके चर्चा की थी। इसके अलावा और प्रमुख कुछ शब्दावली और बची हुई है उनके बारे में भी हम देखते हैं। तो एक बार फटाफट से हम रिवीजन कर लेते हैं कि अब तक हमने कौन कौन सी प्रमुख शब्दावलियों के बारे में देखा है। तो हमने अब तक सबसे पहले हमने देखा था डेंड्रोलॉजी क्या होता है, उसके बाद में हमने बेसल एरिया देखा, ब्रेस्ट हाइट देखा था हमने, उसके बाद में बोले देखा था, बोले क्या होता है, ठोकर क्या होता है, इनके बारे में देखा था। उसके बाद में नेक्स्ट हमने देखा कोपिस क्या होता है, पोलार्डिंग क्या होता है, क्राउन क्या होता है, कैनोपी क्या होती है, इनके बारे में देखा। इसके बाद सल्वेज कट क्या होता है, स्टैंड क्या होता है और कार्ड क्या होता है। उम्मीद है ये प्रमुख शब्दावली आपको समझ में आई होगी और साथ साथ में इसके आप नोट्स भी बनाते चलना और आप भी इसको बुक्स के अंदर देखते चलना कि बुक के अंदर क्या दे रखा है और हम क्या पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। ये हमें इसके लिए हमें प्रिपेयर रहना होगा। फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम जो शेष बची हुई जो प्रमुख शब्दावली उनको भी देख लेते हैं। इसके बाद हम देखते हैं प्रमुख शब्दावली के रूप में जैव विविधता या बायोडाइवर्सिटी के बारे में देखते हैं। उसके बाद देखते हैं हम इकोलॉजी के बारे में देखते हैं, क्योंकि जब हम फॉरेस्ट पढ़ते हैं तो फॉरेस्ट के अंदर ये चीज़ें भी इसके अंदर मेंशन की जाती है। तो अगली जो हमारी जो टर्म होगा वो होगा इकोलॉजी। इकोलॉजी, अब बात करें इकोलॉजी की, तो इकोलॉजी क्या होती है, तो जब हम
इन्वायरमेंट या पर्यावरण के बारे में पढ़ते हैं तो उसके अंदर हम दो कारकों के बारे में पढ़ते हैं, जैविक और अजैविक कारकों के बारे में पढ़ते हैं। यानी कि जैविक और अजैविक कारकों का अध्ययन जिस शाखा के अंदर किया जाता है उस शाखा को हम क्या नाम देते हैं, इकोलॉजी नाम देते हैं। तो इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी, जैविक प्लस अजैविक, जैविक प्लस अजैविक घटकों का अध्ययन करना क्या कहलाता है, इकोलॉजी कहलाता है। इकोलॉजी को हम हिंदी में पारिस्थितिकी के नाम से जानते हैं। ये एक अपना आप में एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है फॉरेस्ट्री के अंदर, लेकिन हम केवल शब्दावली के बारे में देख रहे हैं तो शब्दावली हो जाएगी हमारी जैविक व अजैविक घटकों का अध्ययन क्या कहलाता है, हमारी इकोलॉजी कहलाता है। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारे इसके अंदर बायोडाइवर्सिटी। क्या आता है, बायोडाइवर्सिटी, यानी कि इसको बोलते हैं जैव विविधता के नाम से जानते हैं। इसके बारे में देखते हैं कि बायोडाइवर्सिटी क्या होती है। तो बायोडाइवर्सिटी की बात करें तो इसका अर्थ हो जाएगा जीवों की विभिन्न प्रजातियों में पाई जाने वाली विविधता, जीवों की विभिन्न प्रजातियों में पाई जाने वाली विविधता या वेरिएशन, विविधता को क्या कहते हैं, हम बायोडाइवर्सिटी या जैव विविधता के नाम से जानते हैं। तो ये भी दोनों काफ़ी हमारे लिए इंपॉर्टेंट टर्म हो जाएगी। उसके अलावा नेक्स्ट बात करें, अगले जो हमारे टर्म होगा वो हो जाएगा हमारे मैंग्रोव फॉरेस्ट। ठीक है ना, मैंग्रोव फॉरेस्ट की बात करें तो मैंग्रोव फॉरेस्ट क्या होता है, तो वह वन जो तटीय क्षेत्र में पाया जाता है, तटीय क्षेत्र में पाया जाता है उस वन को हम क्या कहते हैं, मैंग्रोव फॉरेस्ट के नाम से जानते हैं। वह वन जो तटीय क्षेत्र में पाया जाता है। अब तटीय क्षेत्र कौन कौन से हो जाएंगे, तटीय क्षेत्र वह क्षेत्र हो जाएंगे जो कि हमारे समुद्र के आसपास के जो क्षेत्र होते हैं उन क्षेत्रों को हम तटीय क्षेत्र के नाम से जानते हैं। जैसे हम बात करें मैंग्रोव फॉरेस्ट कहाँ कहाँ पर पाए जाते हैं इंडिया के अंदर, तो मैंग्रोव फॉरेस्ट की बात करें तो मैंग्रोव फॉरेस्ट हमारे इंडिया के अंदर हो जाएंगे। जैसे हम बात करें सुंदरवन डेल्टा हो गया, सुंदरवन डेल्टा हो गया। इसके अलावा कच्छ का रण हो गया। इसके अतिरिक्त बात करें हम केरल, या हम कह सकते हैं मन्नार की खाड़ी, वहाँ पर क्या पाया जाता है, वहाँ पर हमारे मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। ठीक है ना, तो मैंग्रोव वन क्या होता है, तो वह वन क्षेत्र जो कहाँ पर पाया जाता है, तटीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं, उसे हम मैंग्रोव फॉरेस्ट के नाम से जानते हैं। और भारत के अंदर मैंग्रोव फॉरेस्ट की बात करें तो ये सुंदरवन डेल्टा जो वेस्ट बंगाल के अंदर है वहाँ पर पाया जाता है, कच्छ का रण गुजरात के अंदर है वहाँ पर हमारे मैंग्रोव फॉरेस्ट पाया जाता है। और एक मन्नार की खाड़ी कहाँ पर है, तो जो हमारे केरल और जो श्रीलंका के बीच के जो जल क्षेत्र है उसे हम मन्नार की खाड़ी के नाम से जानते हैं। और वहाँ पर भी यह जो हमारा मैंग्रोव फॉरेस्ट है ये वहाँ पर पाए जाते हैं। नेक्स्ट बात करें, ये मैंग्रोव जो फॉरेस्ट होते हैं इनके अंदर जो वृक्ष पाए जाते हैं वो किस नेचर के होते हैं, तो वो हेलोफाइट प्रकृति के होते हैं। अब ये हेलोफाइट क्या होता है, हेलोफाइट का अर्थ होता है वह वृक्ष या वह पौधे जो लवणीय जल या लवणीय मृदा को सहन करने की क्षमता रखते हैं, या अत्यधिक लवणीय क्षेत्रों में उगते हैं, या लवणीयता को सहन करने की जो क्षमता रखते हैं उसे हम हेलोफाइट के नाम से जानते हैं। तो हेलोफाइट क्या होता है, तो वह वृक्ष या पौधे जो लवणता को सहन कर सकते हैं उन्हें हम हेलोफाइट के नाम से जानते हैं। तो हेलोफाइट क्या होता है, यह भी एक टर्म होता है, यह भी आपके समझ में आ गया होगा कि क्या होता है। तो वह वृक्ष या पौधे जो उच्च लवणता की परास को सहन करने की क्षमता रखते हैं उन्हें हम हेलोफाइट के नाम से जानते हैं। ये तो होता है हमारे मैंग्रोव वन। अब नेक्स्ट बात करें मैंग्रोव वन के लिए, जो मैंग्रोव फॉरेस्ट हैं इनके संरक्षण के लिए या इनके कंजर्वेशन के लिए हाल ही में इजिप्ट एक अफ्रीकी देश है, वहाँ पर इजिप्ट की राजधानी मिस्र के अंदर मैंग्रोव के संरक्षण के लिए एक समझौता किया गया है जिसे हम मैंग्रोव अलायंस फॉर क्लाइमेट के नाम से जानते हैं। उस समझौते को हम देख लेते हैं कि ये समझौता किस किस के मध्य हुआ है। तो ये फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम मैंग्रोव फॉरेस्ट के ऊपर जो एक समझौता हुआ उसके बारे में देखते हैं। ठीक है ना, तो अगला हो जाएगा हमारे मैंग्रोव फॉरेस्ट के लिए समझौता। तो मैंग्रोव फॉरेस्ट के लिए कौन सा समझौता होता है, उसका नाम हो जाएगा मैक। क्या होता है, इसका पूरा नाम होता है मैंग्रोव अलायंस फॉर
क्या नाम होता है इसका पूरा नाम होता है मैंग्रोव अलायंस फॉर क्लाइमेट, यानी कि मैंग्रोव के संरक्षण के लिए एक समझौता किया गया और उस समझौते को क्या नाम दिया गया, मैंग्रोव अलायंस फॉर क्लाइमेट नाम दिया गया। अब ये समझौता कहाँ पर हुआ, तो ये कहाँ पर हुआ, तो ये हुआ है इजिप्ट। कहाँ पर हुआ, इजिप्ट। और इजिप्ट की राजधानी क्या है, मिस्र। वहाँ पर यह समझौता हुआ, मिस्र के अंदर एक जगह है वहाँ पर हुआ यह। और किस किस के मध्य हुआ, तो यह इंडोनेशिया एक हमारा आसियान देश है, इंडोनेशिया प्लस UAE यानी कि संयुक्त अरब अमीरात के बीच में यह समझौता हुआ। कौन सा समझौता, मैंग्रोव अलायंस फॉर क्लाइमेट। कहाँ पर हुआ, इजिप्ट मिस्र के अंदर हुआ, इंडोनेशिया और UAE के अंदर हुआ। और इसका प्रमुख उद्देश्य क्या है, तो इसका उद्देश्य क्या हो जाएगा, तो मैंग्रोव का संरक्षण करना। किसका संरक्षण करना, मैंग्रोव का संरक्षण करना। और इसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं, जो ये समझौता है ये किस की देन है, यानी किस संस्था की देन है, तो ये किस संस्था की देन है, तो ये हो जाएगा हमारे UNFCCC, यानी कि ये UNFCCC जो होता है ये जलवायु परिवर्तन पर एक सम्मेलन का आयोजन करवाता है। और उस सम्मेलन को क्या नाम दिया जाता है, उस समझौते को, ये सम्मेलन को क्या नाम दिया जाता है, कोप नाम दिया जाता है, यानी कि कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज नाम दिया जाता है। इस कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज के अंदर मेक का निर्माण हुआ। अब ये जो मेक का जो निर्माण हुआ ये कौन से कोप के क्रम के अंदर हुआ, तो कोप 27 के अंदर हुआ। कौन से कोप के अंदर हुआ, कोप 27 के अंदर हुआ, ये हमको पता होना चाहिए। तो इनमें से मैंग्रोव फॉरेस्ट के बारे में जो हमको इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए वो मोस्ट इन्फॉर्मेशन ये यहाँ पर मैंने बता दी। कौन कौन सी, सबसे पहले कहाँ पर पाया जाता है, तो तटीय क्षेत्र में पाया जाता है। भारत में कहाँ कहाँ पर स्थित है, तो डेल्टा वन हो गया, सुंदरबन डेल्टा हो गया, कच्छ का रण हो गया, मन्नार की खाड़ी हो गया। और ये किस प्रकृति का होता है, हेलोफाइट नेचर का होते हैं। और हेलोफाइट नेचर क्या होता है, तो वे वृक्ष या पौधे जो लवणता को सहन करने की क्षमता रखते हैं, उसे हम हेलोफाइट के नाम से जानते हैं। उसके बाद आता है इसके मैंग्रोव के संरक्षण के लिए एक समझौता किया गया और समझौते को क्या नाम दिया गया, मैग, यानी कि मैंग्रोव अलायंस फॉर क्लाइमेट नाम दिया गया। कहाँ पर हुआ, तो इजिप्ट मिस्र के अंदर हुआ। और किस किस के मध्य हुआ, तो इंडोनेशिया और UAE के बीच में हुआ। और उसके बाद उद्देश्य क्या था, तो मैंग्रोव का संरक्षण करना। और ये किसकी देन है, तो UNFCCC की देन है। और UNFCCC क्या होता है, तो ये क्लाइमेट चेंज के ऊपर एक सम्मेलन का आयोजन करता है जिसे हम कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज के नाम से जानते हैं। और कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज का नंबर जो 27वां जो क्रम था, उस 27वें क्रम की देन कौन है, मैग, यानी कि मैंग्रोव अलायंस फॉर क्लाइमेट इसकी प्रमुख देन है। ये इसके बारे में हमको पता होना चाहिए। और नेक्स्ट बात करते हैं इसमें, जो ये इंडोनेशिया है, इंडोनेशिया के पूरे विश्व का लगभग 23% मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। इसके बारे में हमको पता होना चाहिए। और इसके स्थापना करने वाले देश हो गए, यानी कि समझौते की स्थापना करने वाले देश कौन से हो गए, इंडोनेशिया और UAE। इसके अलावा इस समझौते के सदस्य देश की बात करें तो इसके अंदर हमारे भारत भी इसका सदस्य देश है, श्रीलंका है, बांग्लादेश है, इसके अलावा ताइवान हो जाएगा, इसके अलावा जापान, ऑस्ट्रेलिया, ये इन सबके क्या हो जाएंगे, सदस्य देश हो जाएंगे। सदस्य देश वे सभी सदस्य देश हैं जो कि तटीय जो समुद्र का जो तट होता है उसके आसपास के जितने भी देश हैं वो सभी इसके सदस्य देश हो जाएंगे। उम्मीद है आप सभी को आज का सेशन समझ में आया होगा। आज के सेशन के अंदर हमने जो फॉरेस्ट्री या वानिकी उसकी डेफिनेशन क्या होती है उसके बारे में देखा और कुछ तथ्यात्मक जानकारी देखने का प्रयास किया कि भारत के अंदर वनों की क्या क्या स्थिति है, सघनता कहाँ पर, क्षेत्रफल कहाँ पर, ये हमने देखा। राजस्थान की बात करें तो राजस्थान के अंदर सबसे अधिक जो वन का जो क्षेत्रफल और घनत्व वो उदयपुर के अंदर, इसके बारे में हमको पता होना चाहिए। उसके बाद हमने प्रमुख शब्दावलियों के बारे में देखा, शब्दावली कौन कौन सी थी वो हमने देखने का प्रयास किया। उम्मीद है आप सभी को आज का सेशन समझ में आया होगा। अगर आपको ये सेशन समझ में आया है तो इसे अपने दोस्तों के साथ में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको इससे और संबंधित जो नोटिफिकेशन है वो आपको तुरंत प्रभाव से मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।